तो केमिकल इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। वी विल डिस्कस केमिकल इक्वेशन। तो अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अभी तक तो हमने प्रैक्टिकली समझा कि ये कैसे रिएक्शन करते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। आप ये कहें बेटा जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं दोज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। नाउ द रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। नाउ द समरी ऑफ दिस केमिकल एविडेंस, this chemical occurrence is being represented by the chemical reaction. Now in the chemical reaction, for example we say that zinc reacts with hydrochloric acid producing zinc chloride and hydrogen. Now the summary of this chemical occurrence is given by means of the chemical equation. We can give the chemical equation. For example, this equation is written in the form of words, that is the reactants and the products. We can give it in terms of words also, in terms of formulas also, जो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं बेटा। तो आपके पास में बेटा क्या है, आप ऑब्जर्व करें तो बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जैसा अभी हम बात कर रहे थे बेटा केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स में, तो हमारे पास है बेटा सबसे पहले वर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वर्ड इक्वेशन? इसमें हम सिंपली रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वर्ड्स में लिखते हैं, एरो लगाते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको भी वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है बेटा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वी हैव रिटन मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वी हैव रिटन ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, लिबरेटिंग इनटू या फॉर्मिंग और चेंजिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज द प्रोडक्ट। वर्ड इक्वेशन आर क्वाइट यूजफुल। ये केमिकल रिएक्शन के बारे में काफ़ी जानकारी हमें दे देती है, इस अकरेंस को हमें काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट कर देती है बेटा। लेकिन क्या है, ट्रू पिक्चर ऑफ द केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करती। कैसे ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करती? सबसे पहली बात तो वर्ड इक्वेशन में क्या क्या लिमिटेशंस हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये एक लेंदी वर्क है। आप सोचिए मतलब क्या है, हर रिएक्टेंट को शब्दों में लिखना, हर प्रोडक्ट को शब्दों में लिखना। दूसरी बात लेंदी वर्क है। दूसरी बात इस वर्ड इक्वेशन में हम कहते हैं बेटा कि इसके द्वारा हम कितने मोल्स रिएक्टेंट के, कितने नंबर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के यूज़ हो रहे हैं, कितने नंबर प्रोडक्ट के बन रहे हैं, इसको टेक्निकली मैं कहूँ तो बेटा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो केमिकल रिएक्शन का कोई क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इज नॉट गिवन। तो लेंदी भी है, साथ साथ मतलब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। यदि हमें इवेल्युएशन करना हो, फॉर एग्जांपल हमें ये इवेल्युएट करना हो कि इतने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो कितने ग्राम मैग्नीशियम चाहिए होगा, कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऐसा कोई इवेल्युएशन करना है तो वर्ड इक्वेशन कैन नॉट गिव अस एन आइडिया। It can only simply represent that when magnesium will react with oxygen, magnesium oxide will be formed, and that's all. How much magnesium will react, how much oxygen will react, how much magnesium oxide will be formed, or in what condition, state of the reactants or products is not mentioned. State of reactants or products, नो आइडिया। हम डायरेक्टली बेटा वर्ड इक्वेशन से ऐसे स्टेट के बारे में कुछ आइडिया नहीं ले सकते। तो ये सब हमारे पास में क्या हो जाती है बेटा, ड्रॉबैक्स हो जाती है। और साइंस में हमेशा एक फिनोमेनन चलता है, एक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस मिलती है, देन ओनली वी कैन प्रोड्यूस सम न्यू एविडेंसेस, देन ओनली वी कैन प्रोड्यूस सम न्यू रिसर्चेस, देन ओनली वी कैन गो फॉर सम न्यू वर्क। तो यहाँ वर्ड इक्वेशन ने बहुत कुछ बात बताई, उस केमिकल फिनोमेनन के अकरेंस को तो समझाया, डेफिनेटली समझाया। ये तो बात श्योर है कि मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड,
लेकिन कुछ कमियां रह गई, दैट इज वाई इट डजंट गिव एनी ट्रू पिक्चर। तो ये माइंड में रखे बेटा, वर्ड इक्वेशन डजंट गिव एनी ट्रू पिक्चर ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन विल बी द सिंबल इक्वेशन। नाउ we know very well that specific symbols are provided for each and every reactant, each and every element। आज पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के लिए there is a symbolic representation। These elements combine to produce molecules, these molecules give compounds, so there is a specific symbol for the element, there is a specific symbol for the molecules, for the compound। यदि हम इनको सिंबलाइज करके रिप्रेजेंट करें तो एक तो वो जो बहुत लंबी इक्वेशन थी, शब्दों के रूप में हम लिख रहे थे, वर्ड्स के रूप में लिख रहे थे, दैट कैन बी स्क्वीज्ड, एंड अनदर थिंग इज दैट we can get a quantitative idea, physical idea, that is a true picture of the chemical equation। जैसे आपने कहा बेटा burning of magnesium in the oxygen forms magnesium oxide, so simple part is that magnesium burns in oxygen to give magnesium oxide। कितना सिंपल हो गया, कितना आसान हो गया, सोचिए कितना वो बड़ा लिखते थे हम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये भी सिंबॉलिक इक्वेशन तो हो गई, लेकिन इस सिंबॉलिक इक्वेशन में भी अभी कई लिमिटेशन है। कैसे लिमिटेशन है? सबसे पहली बात फिजिकल स्टेट की यहाँ लिमिटेशन है, फिजिकल स्टेट का आइडिया नहीं। दूसरा अगेन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, वो जो हमारा फिनोमिनन था, अभी हमने लिमिटेशन में ड्रॉबैक्स में एक ड्रॉबैक दूर की है, दैट इज जो लेंदी इक्वेशन थी दैट हैज स्क्वीज्ड, लेकिन ना तो फिजिकल स्टेट के बारे में बता पाए ना क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ले पाए। तो अभी काम करना बाकी है, द वर्क इज येट टू बी डन, है ना। तो अभी इसमें काम करना और बाकी। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे नहीं, मुझे बाकी सब चीज़ों का तो पता नहीं लग रहा, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ, और वो एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से मैं ये देख सकता हूँ बेटा कि आई हैव टेकन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द राइट हैंड साइड आई हैव गॉट ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सी 2 एटम्स, O2 मीन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जबकि मुझे राइट हैंड साइड में कितने मिले हैं? ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो बाकी है। राइट हैंड साइड में वो एक ऑक्सीजन की कमी कौन पूरी करेगा, ये कुछ आइडिया बाकी। इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम कहते हैं बेटा बैलेंसिंग। दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज कॉल्ड बैलेंसिंग, यानी सिंपल सी भाषा में बात करूं बेटा तो मेरे पास में अभी जो रिमेनिंग है वो पार्ट मेरा अभी बैलेंसिंग का बाकी है। तो बेटा क्या है? अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी इस इक्वेशन के बारे में हमने समझा है बेटा। बहुत सिंपल सी बात देखिए बेटा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, then we will say that the equation is balanced। if the number of elements in the left hand side and right hand side are unequal, then we will say that the equation is unbalanced। आइए देखिए, जैसे अभी हमारे पास में बेटा इक्वेशन है Mg प्लस O2 दे रहा है MgO। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं बेटा, तो मेरे पास में एलिमेंट है, मैग्नीशियम, और मेरे पास में एलिमेंट है ऑक्सीजन। मैं ये कहता हूं बेटा मैग्नीशियम मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में भी एक एटम है। ऑक्सीजन मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर 2 एटम्स, while in right hand side I have only 1 atom। that means all the elements, ये ध्यान रखें कोई एक एलिमेंट नहीं, all the elements on the left hand side and right hand side, if they are balanced, if they are equal in number, then the reaction is said to be balanced, otherwise the reaction is said to be unbalanced in nature। तो in an unbalanced equation the number of atoms of different elements on both sides of the equation are not equal। देख लें बेटा, इक्वल नहीं है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन ने उस केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें एक स्क्वीज्ड आइडिया दिया
लेकिन वही क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आप दिमाग में रखें, एक शब्द मैंने आपको सिखा दिया, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन यानी नंबर का एस्टिमेशन, यानी कितनी प्रोडक्ट वैल्यू बनी है और कितना रिएक्टेंट वैल्यू कंज्यूम हुई है, ये मिक्सअप होना, ये आइडिया होना, ये नहीं मिल पाएगा। तो बेटा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं हो पाने के कारण दिस इज ओनली रेफर्ड एज स्केलेटल इक्वेशन। ये केवल एक स्केलेटन है कि ये सब कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद कंपाउंड बी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड सी एंड डी, बट हाउ मच नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ ए react with how much number of participants of B to produce definite number of C and definite number of D, या सिंपल भाषा में कहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स हैं, वो राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है या नहीं है। यदि इफ द नंबर इज इक्वल ऑल द एलिमेंट्स, ये ध्यान रखें, फिर मैं आपको बताऊं, आप ये ना कह दें केवल एक ही एलिमेंट इक्वल है तो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नो, द रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर इक्वल इन नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो बेटा हमारे पास में आइए बेटा, जैसे एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, हाउ कैन वी बैलेंस द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, ध्यान में रखें बेटा। इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल फिनोमिनन, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, तो कीप इट इन माइंड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, दिमाग में रखें। आपके बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बैलेंसिंग एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखिए बेटा, टू बैलेंस एनी इक्वेशन देयर आर डेफिनेट स्टेप्स, हम उन स्टेप्स का उपयोग करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप स्केलेटल इक्वेशन को लीजिए, दिस इज द स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। नाउ इन द स्केलेटल इक्वेशन हम कुछ नहीं करते, हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज गिवन इन द स्केलेटल इक्वेशन। कुछ नहीं करना, जो स्केलेटल इक्वेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं यू हैव टू सिंपली नोट देम डाउन। उसके बाद क्या करना है वो हम अगले स्टेप में देखते हैं। अभी आपको सिंपली क्या करना है बेटा, इनको नोट डाउन करना है। तो आपके पास में एलिमेंट था आयरन, लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव सीन वन ऑफ द आयरन एटम, वाइल राइट हैंड साइड में 3 आयरन एटम्स हैं। मॉलिक्यूलर स्टेट जरूर चेंज होगी भाई, डेफिनेटली पहले जिस फॉर्म में था अब कोई दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ है, श्योर। यही तो इक्वेशन, फिर केमिकल रिएक्शन क्या हुई, आयरन इन वन ऑफ इट्स फॉर्म हैज चेंज्ड इनटू आयरन इन अनदर ऑफ इट्स फॉर्म। वन सब्सटेंस चेंजेस इनटू सम अनदर सब्सटेंस, दिस इज द केमिकल अकरेंस which is represented in the form of chemical equation. Hydrogen we have 2 in number on the left hand side, hydrogen we have 2 in number on the right hand side. Oxygen we have 1 in number on the left hand side, oxygen we have 4 in number on the right hand side. आपने सिंपली क्या किया बेटा, एक टेबल बना ली जिसमें सिर्फ क्या चीज लिख दी, given in the स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन में आपको जो भी दे रखा है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा पर ना जाएं, आप कुछ भी एक्सेस वर्क ना करें, आप तो सिंपली एज पर गिवन इन द स्केलेटल इक्वेशन उस पर काम करें तो आप बहुत अच्छा सा काम कर जाएंगे। तो आपने गिवन लिख लिया। आइए अब हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट आपको मिल रहा है। आप क्या कीजिए बेटा, मैं अगेन आपको स्केलेटल इक्वेशन बता रहा हूँ। हमारी स्केलेटल इक्वेशन थी बेटा Fe plus H2O, दिस वॉज कन्वर्टिंग इनटू Fe3O4 प्लस H2। आप अपनी बैलेंसिंग कहाँ से शुरू करें, दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको देखना पड़ेगा, विजन लगाना पड़ेगा, बैलेंसिंग कहाँ से शुरू करूँ। तो बेटा ध्यान रखिएगा, आप ऑलवेज बैलेंसिंग शुरू कीजिए उस कंपाउंड से, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, विच हैज़
द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे यहाँ मेरे पास में एक एटम, यहाँ मेरे पास में कुल 3 एटम, यहाँ मेरे पास में कुल 7 एटम्स, यहाँ मेरे पास में आई हैव 2 ऑफ द एटम्स। तो यू हैव टू स्टार्ट बैलेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल आराम से आपकी इक्वेशन इजीली बैलेंस होगी। बस आप ये छोटे से नियम इनको फॉलो कर लें, छोटे से रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, इनको यदि फॉलो कर लें तो योर इक्वेशन वुड बी बैलेंस्ड, क्विकर, इजियर एंड अप्रोप्रिएट, एग्जैक्ट। तो देखिए बेटा, यू हैव टू गो फॉर दैट कंपाउंड विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, और उसमें भी, उस कंपाउंड में भी उस नंबर ऑफ एटम्स पर जाना है विच इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले उस कंपाउंड पर जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हो, और उस कंपाउंड में भी उस इंडिविजुअल एलिमेंट पर जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हो, जैसे ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to go for the balancing of oxygen. तो start balancing with the compound which contains maximum number of atoms. With the compound which contains maximum number of atoms. ये reactant भी हो सकता है या product भी हो सकता है, जहां भी दे रखा होता है। In that compound select the element which has maximum number of atoms. ध्यान रखिए 2 स्टेप है बेटा, it is a 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला बेटा सिलेक्शन ऑफ कंपाउंड, कि साहब किससे बैलेंसिंग शुरू करूं, और सेकंड स्टेप पर सिलेक्शन ऑफ एटम, सिलेक्शन ऑफ एटम। कौन से एटम से बैलेंसिंग? पहले उस कंपाउंड को सेलेक्ट किया तो हमने पाया Fe3O4 में नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। फिर कौन से एटम से बैलेंसिंग शुरू करूं? तो Fe3O4 में सबसे ज्यादा कौन सा? देन ऑक्सीजन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल Fe3O4 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑक्सीजन हैज 4 एटम्स, सो इट इज सेलेक्टेड। तो यू स्टार्ट विद द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देख लीजिए बेटा, इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन था, देख लीजिए, प्रोडक्ट में आपके पास में 4 ऑक्सीजन एटम्स थे, देख लीजिए। बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में आपको क्या चाहिए? 4 ऑक्सीजन एटम्स। 4 ऑक्सीजन एटम स्टार्ट होंगे तभी तो बेटा 4 पहुंचेंगे, सिंपल सी बात है। जो बिगिन हुआ है वही तो एंड होगा, तो इसलिए यू हैव टू स्टार्ट विद 4 ऑक्सीजन एटम्स। अब व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? H2O। तो ऐसा नहीं है कि आप H2O में केवल ऑक्सीजन 4 ले लें, ये कोई नया ही मॉलिक्यूल क्रिएट कर दे, नहीं भाई, ऐसा दिमाग मत लगाना। इस तरह का डोंट यूज सच टाइप ऑफ ब्रेन कि आप केवल ऑक्सीजन को 4 करना चाहें, नहीं। यू हैव टू मेक द सोर्स एज होल मल्टीप्लाइड बाई 4। सिंस यू हैव टू मेक ऑक्सीजन एटम्स 4 in the reactants, you have to go for the source of oxygen. What is the source of oxygen in reactant? That is H2O, water. तो you have to multiply the entire H2O by 4, तब आपको 4 ऑक्सीजन मिले। तो to balance we have to go for the initial 4 reactant atoms of oxygen। तो इसलिए आपने entire H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया। This is the first step ऑफ बैलेंसिंग। अब इसके बाद में इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहे। आपके पास इक्वेशन अभी जो आई थी बेटा, अभी जो इक्वेशन आई थी दैट वाज पिछली स्लाइड में, मैं उसको लिख रहा हूं आपके पास Fe प्लस 4H2O, इट वाज कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 प्लस H2। नाउ व्हेन यू हैव बैलेंस्ड H2O, that is you have balanced oxygen, the number of hydrogen atoms would definitely be changed। हाइड्रोजन देखिए बेटा, लेफ्ट साइड में मेरे पास में 8 है, जबकि राइट साइड में मेरे पास में हाइड्रोजन 2 है। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स में मेरे पास में बेटा हाइड्रोजन अब 8 हो गए, 4 × 2 दैट इज 8। केयरफुली, बस सिंपल सी बात है बेटा, बैलेंसिंग में प्रॉपर केयर इज रिक्वायर्ड, तो इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए बेटा। अब प्रोडक्ट में मेरे पास में केवल 2 है,
तो टू गेट 8 in the products which were in the reactant, you have to multiply the product by 4, because in the products, again in the products, हाइड्रोजन इज अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ H2. हाइड्रोजन किस रूप में अपियर हो रहा है बेटा? H2 रूप में. सो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स. तो टू गेट 8 हाइड्रोजन एटम्स वी हैव टू गेट 4 हाइड्रोजन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इसलिए क्या लगा दिया बेटा? 4H2. अब काफ़ी बैलेंस हो रहा है. आप देख लीजिए, अब तक मेरे बच्चे जो बहुत आराम से देख पा रहे हैं, द इक्वेशन बिकम्स Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2. और अब यदि गौर करें तो आपके पास में केवल आयरन है जो अभी अनबैलेंस्ड है. लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 3 है. बाकी मेरे पास में हाइड्रोजन 8 एंड 8, ऑक्सीजन 4 एंड 4, दीज आर बैलेंस्ड. तो मैं आगे चलूँ बेटा. बैलेंसिंग आयरन एटम जो बच गया उसको बैलेंस कर लीजिए. तो इसका सोर्स केवल मेरे पास में आयरन ही था. अभी तक मेरे पास में जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन ये थी बेटा, Fe प्लस 4H2O. दिस वॉज गिविंग Fe3O4 प्लस 4H2. तो सोर्स ऑफ आयरन इन द रिएक्टेंट वॉज Fe. सिंपली मल्टीप्लाइंग Fe by 3 वी विल गेट अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन. चेक भी कर सकते हैं. नाउ ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, वी कैन गो फॉर द चेकिंग. कैसे? हमारे पास में बेटा एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में. वी कैन चेक देयर नंबर. सिंपल सी बात है, वी कैन गो फॉर चेकिंग देयर नंबर. एलिमेंट है मेरे पास में बेटा आयरन, मेरे पास हाइड्रोजन और मेरे पास ऑक्सीजन. इफ आई गो फॉर द चेकिंग और फॉर द एस्टिमेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, मैं कहूँगा बेटा Fe मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में. अब जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ रही है इसमें मेरे पास में आई हैव 3 इन नंबर. आयरन भी मेरे पास में एक प्रोडक्ट में भी 3. हाइड्रोजन आई हैव 8 इन नंबर एंड इन द प्रोडक्ट्स दे आर ऑल्सो 8 इन नंबर. अरे वाह, बहुत बढ़िया. ऑक्सीजन आई हैव 4 in number and oxygen are also in 4 in number. Each and every element is in equal parts. Since the atoms of all the elements are in equal parts on the left hand side and on the right hand side, we can say that the equation is a balanced chemical equation. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जो पहले मेरी इक्वेशन थी वो स्केलेटल इक्वेशन थी और अब मैंने उस स्केलेटल इक्वेशन को क्या कर दिया है बेटा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है. अगेन देख लीजिए, ये वो चेकिंग थी. दिस इज द फाइनल चेकिंग. This is the final checking. We can go for checking each and every element in the left hand side and right hand side. और यदि ये बराबर आते हैं, if they are equal, we can say that the equation is a balanced chemical equation. Atoms on the both sides, ध्यान रखिए बेटा, दोनों साइड में सेम होने चाहिए. And again you have to go for checking of each and every element. ऐसा नहीं है कि किसी एक दो को चेक कर लिया, नहीं, हर एलिमेंट को. तो स्टेप बाय स्टेप दिमाग में रखें. यदि मैं लिस्ट आउट करूं बेटा सारे स्टेप्स को तो आप बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नंबर 1, यू वर गिवन एज द स्केलेटल इक्वेशन. नेक्स्ट, आफ्टर द स्केलेटल इक्वेशन यू हैव गॉन फॉर द मॉलिक्यूल which has maximum number of atoms. Whether in the reactant or in the product. यहाँ ये दिमाग में रखें, ऐसा नहीं, बहुत बार ये लगता है कि हमें तो केवल रिएक्टेंट्स में से ही लेना है या हमें तो केवल प्रोडक्ट्स में से लेना. नहीं, एनी ऑफ द साइड, वेदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और वेदर ऑन द राइट हैंड साइड, किसी भी साइड में यू कैन इवेल्युएट. अच्छा, नेक्स्ट बात हम कहते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं उसमें से भी सेलेक्ट द एटम्स of element which are maximum in number. Start balancing
एक लाइन लिख रहा हूं बहुत बढ़िया सी, स्टार्ट बैलेंसिंग कहां से, एज पर सोर्स, एज पर सोर्स। मैं अगेन बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप सोर्स बदल दें। कई बार बच्चे क्या है हमारे बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, दे थिंक दैट दे आर इंटेलिजेंट, के यार 2 हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं तो मैंने कहा Fe प्लस H2O, इट विल गिव Fe3O4 प्लस H2, और मुझे हाइड्रोजन ही तो बैलेंस करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे 4H2O लगा दिए, अब मैं कह रहा हूँ मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करने, कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 2H और एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, नो एक्स्ट्रा एडिशन और नो एक्स्ट्रा रिमूवल इज एसोसिएटेड विद बैलेंसिंग। जो स्केलेटल इक्वेशन दी है, बैलेंसिंग का एम है, ध्यान रखिए, बैलेंसिंग का एम है केवल उस स्केलेटल इक्वेशन में, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपको इक्वेशन दी a प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू c प्लस डी, यू हैव टू सिंपली अप्लाई स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट x y p q, दीज आर द स्पेसिफिकली, इनका नाम होता है बेटा स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, दीज आर द स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स which represent the number of species involved, number of reactant species involved, number of product species involved. Neither you have to add anything in the reactant side nor you have to add anything in the product side. Equation is unbalanced, it is not incomplete. ये ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे बेटा क्या है ये क्वेश्चंस इसलिए गलत कर देते हैं बिकॉज दे गो फॉर सम न्यू सोर्स ऑफ द एलिमेंट, दे गो फॉर सम न्यू सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट एलिमेंट। ऐसा नहीं, स्केलेटन वही रखना है, आपको सिर्फ नंबर ऐड करना है इन द बैलेंसिंग पार्ट, आपको केवल नंबर ऐड करना है। तो सीक्वेंस मैंने आपको बता दी है, आइए आगे की बात करें बेटा। To make the chemical equation more informative, अब आप याद करें। Now if you remember, जब हम वर्ड इक्वेशन की बात कर रहे थे वहां पर हमने कहा था it is quite useful but it had many limitations, drawbacks थी। What were the drawbacks? First of all, it was not giving any idea of the quantity of reactants used and the quantity of products formed, that is the quantitative estimation, यानी number of moles or the number of molecules of reactants participating and the number of moles of products formed, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दे रहा था। चलिए वो तो हमने ले लिया, आफ्टर बैलेंसिंग वी हैव गॉट दैट आइडिया। अब इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद मैंने एक लिमिटेशन और देखी थी कि सब ये लेंदी थी, उस लेंदी को हमने स्क्वीज कर लिया। चलिए जो हमारी वर्ड इक्वेशन थी उसको सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ द राइटिंग इज इजियर, नाउ द एक्सप्लेनेशन इज इजियर, इट रिक्वायर्स लेस टाइम, इट यूटिलाइजेज लेस स्पेस, वो लिमिटेशन भी दूर कर दी। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो गया, जो लेंदी थी वो शॉर्ट हो गई, लेकिन अभी भी एक लिमिटेशन थी about the physical states, no idea of the physical states. Now we will go for making any chemical equation, that is the symbol equation. कौन सी chemical equation? Symbol equation, to make the chemical equation more informative. How can we get the chemical equation more informative? So to make the chemical equation more informative, there are also certain types of mechanism which we can apply in the reaction. तो इसमें बेटा सबसे पहली बात आती है फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए बेटा कुछ सिंबल्स है, देयर आर सर्टेन सिंबल्स आपके पास में S, L, G, AQ, आपके पास में एरो हेड, एरो डाउनवर्ड्स, क्या क्या सिंबल्स हैं मेरे पास में? मेरे पास में S सिंबल बेटा फॉर सॉलिड स्टेट, मेरे पास में L सिंबल फॉर लिक्विड स्टेट, G सिंबल फॉर गैसियस स्टेट। सिमिलरली आई हैव AQ सिंबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में डिजॉल्व यदि कोई मेरे पास में सब्सटेंस है तो आई विल यूज AQ, दैट इज फॉर द एक्वस सॉल्यूशन। बहुत सारे अनेकों ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो इधर तो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, दे आर टेकन एज रिएक्टेंट्स,
in the form of their aqueous solution or they form as a product in the nature by their formation as an aqueous solution. तो ये AQ indicates aqueous solution. If you have heard of the name alkali, what are alkalis? Alkali. Now alkali is simply beta, these are the water soluble bases. alkalis क्या है बेटा मेरे पास में? alkali water soluble bases. ये वो बेस हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो दे रिमेन एज AQ, दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन. आपने ब्राइन सॉल्यूशन नाम सुना है बेटा, ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन सॉल्यूशन क्या है बेटा? इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl का, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन. तो इस तरह से देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच एग्जिस्ट इन एक्वस फॉर्म and while their representation in the form of chemical equation they are represented by the term AQ. फिर आपके पास में arrowhead pointing upwards, this indicates any reactant or product in the gaseous form, यानी evolved gas. This indicates evolved gas या evolved gases. हम कह सकते हैं इंडिविजुअल है तो हमारे पास बेटा इवोल्ड गैस है और हमारे पास बहुत सारे हैं तो इवोल्ड गैसेस हम कह सकते हैं बेटा. बिल्कुल इसी तरह से एरो हेड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी एक सेपरेट लेयर जिसको इन शॉर्ट हम PPT कहते हैं. तो दीज आर सम स्पेसिफिक सिंबल्स which are used while mentioning any chemical reaction, while mentioning any chemical equation, and these symbols make the chemical equation more informative. That is, we can get more information, more idea about the chemical reaction by means of these symbols. देखिए जैसे हमारे पास अभी जो equation balance की है, आपने कहा बेटा thrice of Fe in the form of solid react with 4 molecules of H2O in the form of liquid, they will give Fe3O4 in the form of solid and along with 4 molecules of hydrogen in the form of gas. तो इस तरह के सिंबल्स अप्लाई करें तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास मोर इंफॉर्मेटिव हो जाती है. जैसे आई हैव अ क्वेश्चन ओवर देयर, ट्रांसफर द स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन. एक स्टेटमेंट हमें दे रखा है और हमें इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेट में बदलना है, यानी दिस इज द स्टेटमेंट. यूं समझे तो दिस वाज एन एक्टिविटी विच वाज अकरिंग इन द लेबोरेटरी. हमने इस एक्टिविटी से सबसे पहले बताऊं तो बेटा वर्ड इक्वेशन बनाई. वर्ड इक्वेशन बनाई. वर्ड इक्वेशन क्या कहती है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस. मैं इनमें गैसेस और क्योंकि दे आर ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, तो मैं कहता हूं बेटा हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस फॉर्मिंग अमोनिया गैस. Now this is the word equation. We will go for the formation of symbol equation. आइए symbol equation. Symbol equation. अब symbol equation का पता तब लगेगा when we have an idea about the molecular state of nitrogen, molecular state of hydrogen and molecular state, that is the formula of ammonia. तो ये आपको आइडिया होना चाहिए. धीरे धीरे नहीं है तो आ जाएगा. हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट H2, हमारे पास बेटा नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट N2 फॉर्मिंग अमोनिया विच इज इन द फॉर्म ऑफ NH3. हम फिजिकल स्टेट्स मेंशन करें उससे पहले वी हैव टू गो फॉर द बैलेंसिंग. नाउ लेट अस बैलेंस, बिकॉज ये बन तो गई बेटा इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस्ड. Unbalanced equation. How can we say that it is unbalanced? Let us check. Elements on the left hand side and elements on the right hand side. Are the elements equal? Let us go for the checking. Hydrogen on the left hand side, I have 2 of the hydrogen, while hydrogen on the right hand side, I have
हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव बेटा आपके पास में 2 ऑफ द हाइड्रोजन, while हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आई हैव 2 ऑफ द हाइड्रोजन, while on the right hand side I have 3 of the hydrogen. Next I have nitrogen on the left hand side, these are 2, while on the right hand side it is 1. तो कोई भी एलिमेंट बेटा मेरा बैलेंस्ड ही नहीं है, तो आई विल गो फॉर द बैलेंसिंग. अब बैलेंसिंग के लिए whom to choose, किसको लें, which to choose. हाइड्रोजन आपको मालूम है, उस मॉलिक्यूल को लीजिए वेदर इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हो. यहाँ मेरे पास में 2 एटम्स है, यहाँ मेरे पास में 2 एटम्स है, जबकि यहाँ मेरे पास में 4 एटम्स है. तो आई स्टार्ट विद द अमोनिया. तो अमोनिया मेरे पास में बेटा 4 एटम्स है. तो यहाँ देखूँ तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में. अब अमोनिया में से भी कौन से एटम को लूँ, तो हाइड्रोजन को लूँगा, बिकॉज हाइड्रोजन आर 3 इन नंबर. हाइड्रोजन को लूँ तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है और राइट हैंड साइड में मेरे पास में हाइड्रोजन 3 है. नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन, बेटा देखें हाइड्रोजन मेरे पास में H2 सोर्स के रूप में आ रहे हैं. मैं यदि ट्वाइस ऑफ H2 लेता हूँ तो अगेन इन द लेफ्ट राइट हैंड साइड ये चेंज हो जाएंगे. मैं यदि थ्राइस ऑफ H2 लेता हूँ तभी मेरे पास में बेटा बैलेंसिंग हो पाएगी. तो आई विल गो फॉर थ्राइस ऑफ H2. तो दिस विल गिव ट्वाइस ऑफ NH3. अब आप देख लें तो सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए इसी फंडामेंटल प्रोसेस से. तो मेरे पास में बेटा फाइनल जो इक्वेशन बन जाती है वो इक्वेशन बन गई थ्राइस ऑफ H2 प्लस N2 देर आए ट्वाइस ऑफ NH3. बहुत बार तो केवल फर्स्ट स्टेप हम करें उसी से अल्टीमेटली ऑल द इक्वेशन इज बैलेंस. आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. अब आप चेक करें बेटा हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में. नाउ फाइनली हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में कितने हैं बेटा 6. हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में आई हैव ऑफ द 6. नाइट्रोजन इन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव 2 और नाइट्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो आर 2. नाउ दीज आर बैलेंस्ड, कंप्लीटली बैलेंस्ड. टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे पास में क्या किया, हाइड्रोजन गैस वी विल सिंबलाइज. हम क्या करें बेटा, इसको सिंबलाइज कर दें. तो हमारे पास में बेटा ये केमिकल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई, यानी जितना भी हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ वर्ड इक्वेशन. नाउ फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन वी हैव गॉन फॉर द सिंबल इक्वेशन एंड फ्रॉम द सिंबल इक्वेशन वी हैव गॉन फॉर द बैलेंसिंग पार्ट. नाउ अगेन अ क्वेश्चन इज देयर, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन हमारे पास दे रखी है HNO3. दिस इज द नाइट्रिक एसिड HNO3 बेटा, इट इज कॉमनली नोन एज nitric acid. It reacts with calcium hydroxide. That means the equation which you are given is a skeletal equation. This will form calcium nitrate along with water. Now no idea of the physical state is given, so लेट अस नॉट मूव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल स्टेट. हम सिर्फ इसको बैलेंस करके देंगे. अगेन फॉर द बैलेंसिंग पार्ट व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर द दैट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विच इज मैक्सिमम इन द नंबर एज इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स. आइए एलिमेंट यहाँ देखिए 1 2 3 4 5. आई हैव 5 ऑफ द एलिमेंट्स. लेट अस काउंट. यहाँ मेरे पास में 1 और यहाँ पर 4, दैट इज 5 ऑफ द टोटल नंबर. यहाँ मेरे पास में देख लीजिए बेटा 3 and 1 4 into 2 8 and 1 9 एलिमेंट्स. यहाँ मेरे पास में 3 एलिमेंट्स. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन कैल्शियम नाइट्रेट. नाउ माय सेलेक्टेड मॉलिक्यूल टू स्टार्ट द बैलेंसिंग इज कैल्शियम नाइट्रेट. माय सेलेक्टेड मॉलिक्यूल टू स्टार्ट द बैलेंसिंग इज कैल्शियम नाइट्रेट. ये first step, this is the key step, it is the fundamental step, it is the key step to start the balancing, that you have to begin your work from the molecule which has the maximum number of atoms, from that part which has the maximum number of atoms. तो आपने कहा बेटा कैल्शियम नाइट्रेट has maximum number of atoms. Now from the calcium nitrate select that molecule which
is maximum in number. Select that atom which is maximum in number. See, calcium is 1, calcium is 1, nitrogen is 2, while oxygen is 6. Now the maximum number of elements are oxygen. So go for the balancing of oxygen. Oxygen is the selected species. Now oxygen लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं चेक करते हैं. राइट हैंड साइड में तो हमने देख ली बेटा 6 है. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में ऑक्सीजन कितने हैं 3 and 2. These are the 3 and 2, that is 5. अब मेरे पास में ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहे हैं तो दैट मीन्स मुझे ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में बेटा 6 and 1 7 प्लस 1. ये तो कैल्शियम नाइट्रेट के 6 थे, H2 में भी तो आ रहा है, तो टोटल मेरे पास में वो है बेटा 7. तो अब मैं क्या करूं बेटा, मैं बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा कि मेरे पास में 7 ऑक्सीजन, अब 7 ऑक्सीजन बेटा मुझे मिल रहे हैं कहाँ से, या तो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नंबर बढ़ाऊं या नाइट्रोजन का नंबर बढ़ाऊं. दिस मेथड इज सिंपली नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूल को सेलेक्ट कर लिया. अब ये उससे ऊपर की बात है. फर्स्ट मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करने के बाद अब सोर्स जब दोनों हो, अभी तक तो ये था कि जिस एलिमेंट को बैलेंस करना था उसका सोर्स मेरे पास में रिएक्टेंट में केवल एक ही तरह का था. आई हैड ओनली वन टाइप ऑफ सोर्स ओवर देयर. लेकिन अब आई हैव मोर देन वन सोर्सेज. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम नाइट्रिक एसिड ऑल्सो, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो. तो इसके बाद मैं कौन से एलिमेंट को बैलेंस करूं, तो मैं ये देख रहा हूं कैल्शियम तो मैंने एक लिया, एक ही मिल रहा है, लेकिन नाइट्रोजन बेटा यहां मैंने एक लिया जबकि यहां मुझे 2 मिल रहे हैं. तो आई विल गो फॉर द बैलेंसिंग ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज उसको भी बैलेंस करना है. तो इसलिए व्हाट आई अप्लाई, आई विल गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स, दैट इज द नाइट्रिक एसिड. तो ऑब्जर्व कर लें बेटा मुझे क्या मिल रहा है प्लस H2O. तो मेरे पास में बेटा यदि मैं इस NO3 को बैलेंस करना चाहूँ तो आई विल गो फॉर द ट्वाइस ऑफ NO3. अब आप चेक कर लें बेटा मेरे पास में 6 ऑफ ऑक्सीजन इन द लेफ्ट हैंड साइड, आई हैव 6 ऑफ द ऑक्सीजन ओवर हेयर एंड 1 ऑफ द ऑक्सीजन ओवर हेयर. लेकिन यहाँ मेरे पास में अगेन ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, यहाँ मेरे पास में अगेन ऑक्सीजन है आपके पास में 2 ऑफ द ऑक्सीजन. Now these 2 of the oxygen will make the water molecules as 2. Now let us go for the checking of remaining molecules. देखिए मैंने क्या किया, मैंने स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा लगाया 2 and 2. Now my equation becomes twice of HNO3 plus calcium hydroxide. Hit and trial कहाँ से शुरू करना है, जब सोर्स एक से ज़्यादा हो तो क्या करना है. लेट अस चेक अगेन, लेट अस चेक अगेन. हाइड्रोजन इन द लेफ्ट हैंड साइड. फाइनली हम चेक करते हैं. आइए बेटा फाइनली हम लोग क्या करते हैं बेटा, वी विल गो फॉर चेकिंग ऑफ द एलिमेंट्स. आइए बेटा फाइनली हम क्या करते हैं बेटा, चेक करते हैं. अब क्या रह गया उसको देखते हैं. तो माई इक्वेशन इज दिस वन. वी विल गो फॉर द चेकिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो हमारे पास में बेटा आप ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन आपके पास में 2 and 2 4. ऑन द राइट हैंड साइड आर ऑल्सो 4 ऑफ द हाइड्रोजन. चलिए गुड. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मेरे पास में एलिमेंट है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मैंने देखा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, गौर करते रहे. ऑक्सीजन मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में 3 into 2 6 plus 2 8 ऑक्सीजन. ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो ऑक्सीजन आर 3 into 2 6 and 2 8. गुड. आइए बेटा आगे चलते हैं. नेक्स्ट आई विल गो फॉर बैलेंसिंग नाइट्रोजन. Nitrogen on the left hand side are 2 and on the right hand side are also 2. चलिए बहुत अच्छी बात बेटा.
एक एक एलिमेंट को गौर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम ओवर देयर। कैल्शियम on the left hand side calcium is 1 in number and right hand side also it is 1 in number. Now entire elements are balanced. तो इस तरह से बेटा we can get a balanced chemical equation. आप भी कर सकते हैं। in your text you have a number of examples जिनको आप solve कर सकते हैं। again write balanced chemical equation for the reaction. आपको एक reaction दे रखी है। This is a word equation. You have to transform it into symbol equation and symbol equation and then go for the balancing. तो आपके पास है बेटा calcium hydroxide reacts with carbon dioxide. You have to know the molecular state CaCO3 plus H2. This is the symbol equation. तो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जिससे फॉर्मेशन हुआ मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट का और साथ में प्रोड्यूस हुआ बेटा वाटर। अब इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस करने के लिए व्हाट आई विल गो फॉर, आपको बैलेंसिंग करना है और वही सीक्वेंस उसी सीक्वेंस से उसी फॉर्मेट से आप बैलेंस करने की बात करें, उसी सीक्वेंस से आप बैलेंस करने की बात करें, उसी तरीके से आप बैलेंस करें तो आप बिल्कुल आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करें, आप इसको करने की ट्राई करें। आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो दे रखा है अभी स्केलेटल इक्वेशन में उनमें एलिमेंट्स को चेक करें। कैल्शियम आई हैव लेफ्ट 1 एंड राइट इट इज 1। नेक्स्ट आई हैव ऑक्सीजन इन द लेफ्ट आई हैव 2 into 4, in the right side I have 3 and 1 4. Next hydrogen, in the left hand side I have 2, in the right hand side also I have 2. Next आपके पास में बेटा कार्बन, in the left hand side I have 1 of the carbon and in right hand side also I have 1 of the carbon. It is a simple process in which the question is being asked to convert the word equation into a balanced equation. It is already balanced. तो कई बार ये एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है बेटा, कई बार इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने ही है। आप चेक करें, सबसे पहला चेक करें, कई बार अपने आप ही आ रहा है। देखो लेफ्ट का हाइड्रोजन राइट का हाइड्रोजन के साथ बराबर है, दीज आर इक्वल। लेफ्ट का ऑक्सीजन राइट का ऑक्सीजन दीज आर ऑल्सो इक्वल। लेफ्ट का हाइड्रोजन राइट का हाइड्रोजन दीज आर ऑल्सो इक्वल। लेफ्ट का कार्बन राइट का कार्बन दीज आर ऑल्सो इक्वल। देन एवरी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्ट आर इक्वल, no need of further balancing. आइए let's move on further. Now writing the state symbols. तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा S, L, G, AQ, arrowhead upwards, arrowhead downwards, these symbols are used. These symbols signify the chemical equations more appropriately. These represent the states, the formation, the more idea about the reactants and products which are being required, which are being consumed, which are being formed. जैसे आपने कहा बेटा twice Na solid form में, फिर आपके पास में बेटा you say that they combine with H2O, they will form NaOH, H2 और H2 as गैस। नाउ आप देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या एक्स्ट्रा बढ़ी है आपके पास में। सॉलिड स्टेट, आपके पास में लिक्विड स्टेट। सी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर ऑलरेडी अप्लाइड, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर ऑलरेडी अप्लाइड आफ्टर बैलेंसिंग। दिस इज द वर्क आफ्टर बैलेंसिंग। तो वी कैन यूज दीज सिंबल्स, दीज विल मेक the chemical equation more informative. For example, when aqueous solution of calcium hydroxide combines with carbon dioxide gas, it will form a precipitate of calcium hydroxide along with water. We can mention it as liquid along with water in liquid state. When aqueous solution of silver, what information we can draw from the state symbol? When aqueous solution of silver nitrate combines with aqueous solution of NaCl, you know very well this solution is referred as brine solution. अब ये भी बताया था आपको, brine solution. It will give a precipitate. See, arrowhead pointing downwards indicates precipitate.
along with aqueous solution of sodium nitrate. So using these state symbols we can make the chemical equation more informative. तो यहाँ तक की बात बेटा, you have known about what is a chemical change, what is a chemical reaction, what is a chemical equation, how we can represent the chemical equation, how can we make the chemical equation more informative. इसी तरह की और मज़ेदार बातें और शानदार बातें आने वाले वीडियोस में और करते रहेंगे बेटा. एंजॉय करते रहें और कॉन्सेप्ट लाइव के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते रहें. वी होप फॉर द बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच.